WWE की विंग्ड ईगल चैंपियनशिप इस कंपनी की और रेसलिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट फेमस बेल्ट्स मानी जाती है बिकॉज 1988 से 1998 यानी कि WWE में बुलाए गए इस गोल्डन एरा के पीरियड में यह बेल्ट इस पूरी इंडस्ट्री का पिनेकल नॉर्थ स्टार यानी कि सबसे बड़ा प्राइज था। इससे ज्यादा बढ़िया कोई रेसलर के पास अचीवमेंट नहीं हो सकती थी और यह बेल्ट गाइस कुछ ऐसी अनोखी बेल्ट थी जो आज तक रेसलिंग में कभी पहले देखी नहीं गई थी। फॉर्मर कैनेडियन प्रोफेशनल रेसलर रेजी पार्क्स ने इसको डिजाइन करा था और बीच में ये ब्यूटीफुल ईगल डिजाइन जिसके विंग्स थोड़े से बेल्ट के बाहर निकल रहे हैं, एक ऐसा अनोखा डिजाइन था जो पहले कभी WWE में देखा नहीं गया था। लेकिन आखिर क्या इसकी इतनी खासियत थी, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, कैसे ये WWE में आई और WWE अगर इतनी इंपॉर्टेंट बेल्ट मानती थी तो इसको रिटायर क्यों कर दिया गया, और सबसे बड़ा क्वेश्चन इतने सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि 2024 में उन्होंने सोचा कि विंग्ड ईगल चैंपियनशिप को हम वापस ले आते हैं। इस वीडियो में करेंगे बात पूरी कहानी की इस चैंपियनशिप के पीछे जो छुपी हुई है, तो आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ WWE एक्सप्लेन्ड में, जहां विंग्ड ईगल की कहानी आपको अच्छे से समझाई जाएगी। एंड रोड ऑफ 300K ऑन रेसल इंडिया इज ऑन बाय रेसलमेनिया 41, तो डेफिनेटली वो सब्सक्राइब बटन भाई फटाफट से दबा देना। अब सबसे पहली बार जब विंग्ड ईगल बेल्ट इंट्रोड्यूस हुई थी तो बहुत कंट्रोवर्शियल तरीके से हुई थी। February 5, 1988 जहां पे रेसलमेनिया 3 का एक बड़ा रीमैच होने वाला था, हल्क होगन वर्सेस आंड्रे द जायंट। और ये किसी मामूली शो में नहीं बल्कि एक शो में हो रहा था जिसका नाम था द मेन इवेंट। WWE उस टाइम पे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट करके एक शो करती थी सैटरडेज को, और उसका ये स्पिन ऑफ था, यानी कि 5 बार किया जाता था साल में सिर्फ, और SNME का खुद का एक PLE की तरह ट्रीट करा जाता था। इसलिए हल्क होगन वर्सेस आंड्रे एक बहुत बड़ी डील थी। लेकिन इस मैच के पीछे कमाल की स्टोरी भी छुपी हुई थी। $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी ने आंड्रे द जायंट का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया था उनके मैनेजर बॉबी द ब्रेन हीनन से, और आंड्रे को ये बोला था कि मुझे ये WWE चैंपियनशिप बेल्ट ला कर दे। तो हल्क होगन ने बिकॉज डायरेक्टली अपनी बेल्ट बेचने से मना कर दिया था, आंड्रे को उस चीज के लिए हायर करा टेड डिबियासी ने। इस मैच में देखने को मिलता है कि कैसे रेफरी अर्ल हेबनर 3 काउंट कर देते हैं जबकि हल्क होगन किक आउट कर चुके थे, और स्क्रू कर दिया जाता है उनको इस मैच से। और बाद में पता लगता है कि अर्ल हेबनर नहीं बल्कि डेव एबनर, उनके भाई ट्विन ब्रदर को ओरिजिनली उस मैच का रेफरी होना था। लेकिन यह चीज भी यहां पे फिक्स कर दी गई थी अगेंस्ट हल्क होगन। तो सेम नाइट पे जब हल्क होगन ने इस नई विंग्ड ईगल चैंपियनशिप को रिवील करा, आंड्रे ने उन्हें उस टाइटल के लिए हरा के सरेंडर कर दिया चैंपियनशिप $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी को। और WWE इसी वजह से कभी रिकॉग्नाइज नहीं करती टेड डिबियासी को एज द चैंपियन, बिकॉज ऑफिशियली वो कभी कोई मैच नहीं जीते, बिकॉज रेफरी का रूल फाइनल होता है। और आंड्रे ने इस टाइटल को सरेंडर कर दिया, तो लीगली अब ये वेकेंट चैंपियनशिप बन चुकी थी WWE के अंदर। तो इस वेकेंट चैंपियनशिप को एक चैंपियन देने के लिए WWF ने डिसाइड करा कि हम एक टूर्नामेंट करेंगे रेसलमेनिया 4 में, जिसका विनर नया चैंपियन बनेगा। इस टूर्नामेंट में एक ब्रैकेट आता है जहां पे हल्क होगन का मैच दोबारा आंड्रे द जायंट से होने वाला था, और ये डिस्क्वालिफिकेशन में इस तरीके से खत्म होता है कि दोनों बंदे यहां पे जो है बाहर हो जाते हैं, और टेड डिबियासी से इसका विनर लड़ने वाला था तो उनको एक पास मिल जाता है सीधा फाइनल्स में जाने का। फाइनल मैच देखने को मिलता है रैंडी सैवेज और टेड डिबियासी के बीच में एट रेसलमेनिया 4, जहां रैंडी सैवेज जीतते हैं। तो ऑफिशियली अगर बात करी जाए तो पहला बंदा टू विन द विंग्ड ईगल चैंपियनशिप इन WWF हिस्ट्री वाज रैंडी सैवेज। पहला चैंपियन ये बंदा बना। तो ये थी इनिशियल कहानी कि आखिर कैसे इस चैंपियनशिप को WWE में इंट्रोड्यूस करा गया, और इस सारे कंट्रोवर्शियल रीजंस की वजह से आज भी इसको इतना याद रखा जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जो इस टाइटल को इतना स्पेशल बनाती हैं, बिकॉज इसके बाद आने वाले सालों में WWE के कई और लेजेंड्स ने इस टाइटल को अपने पास रखा, जैसे कि सार्जेंट स्लॉटर, हल्क होगन, अंडरटेकर, रिक फ्लेयर, योकोजुना, शॉन माइकल्स एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और अल्टीमेट वॉरियर ने तो अपनी रेन के अंदर इस टाइटल के डिजाइन को भी थोड़ा सा चेंज किया, बिकॉज उन्होंने स्ट्रैप्स के अलग अलग कलर्स यूज करे जैसे कि ब्लू, येलो और व्हाइट। और शुरू से जब ये बेल्ट रिवील हुई थी इसके
यूनिक डिजाइन की वजह से ये WWF के लिए एक बड़ा मर्चेंडाइज सेलर था। और ईगल को गाइस माना जाता है एक सिंबल फ्रीडम यानी कि आजादी और एक्सीलेंस यानी कि कामयाबी का, जो कि WWE के सुपरस्टार उस टाइम पे हासिल करते थे। तो क्लियरली जो सेलिब्रिटीज थे, आउटसाइड की मेन स्ट्रीम मीडिया थी, वो इस टाइटल से सीधा पहचान लेती थी कि WWF की बात हो रही है। और ये टाइटल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज में कि आखिर क्यों WWF को इतनी मेन स्ट्रीम अटेंशन एक टाइम पे मिलनी स्टार्ट हुई। तो कई सालों तक ये ट्रेंड चलता रहा और ये विंग्ड ईगल चैंपियनशिप रेसलिंग में सबसे बड़ा प्राइज बनी रही। लेकिन जब WWF ने अपना लोगो चेंज करके वो नया स्क्रैच टाइप लोगो रिवील करा, तो उसके बाद गाइस केवल 2 ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने इस ओरिजिनल डिजाइन वाली विंग्ड ईगल बेल्ट को होल्ड किया है, और वो है शॉन माइकल्स और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। बिकॉज 1997 की सर्वाइवर सीरीज में शॉन ने हराया ब्रेट हार्ट को उस टाइटल के लिए, और उसके बाद स्टोन कोल्ड ने शॉन माइकल्स को हराया एट रेसलमेनिया 14 टू बिकम द न्यू चैंपियन। अब रेसलमेनिया 14 के बाद WWE एक नई एरा में जाने वाली थी जिसका नाम था एटीट्यूड एरा, और रॉ इज वॉर यानी कि नाइट आफ्टर रेसलमेनिया 14 में मिस्टर मैकमैन स्टोन कोल्ड को ये नया टाइटल हैंड ओवर करते हैं, जिसके डिजाइन में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। और ये जो ईगल के विंग्स बाहर निकल रहे थे बेल्ट से, इसको बिल्कुल कर्व करके पॉलिश कर दिया गया था अंदर ही, और इस नई बेल्ट को रिवील करा गया था जिसको बिग ईगल बेल्ट या फिर एटीट्यूड एरा बेल्ट भी बोला जाता है। तो ये बहुत ही फनी सेगमेंट थी भाई, जहां पे स्टोन कोल्ड ध्यान भी नहीं देते कि मिस्टर मैकमैन क्या कर रहे हैं वहां, वो सिर्फ उनसे टाइटल पकड़ते हैं, अपना पुराना वाला टाइटल रिंग में फेंकते हैं और सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर मैं ऑफिशियली आपको डेट बताऊं तो ओजी विंग्ड ईगल बेल्ट मार्च 3, 1998 को रिटायर हो गई थी, जब WWF अपनी एटीट्यूड एरा की तरफ चलना शुरू हुई थी। तो इस फाइनल सेक्शन में वीडियो के बात करते हैं कि आखिर कैसे विंग्ड ईगल चैंपियनशिप को और क्यों WWE ने फाइनली जाके रिटायर कर दिया। ये बात है 2001 की, जब WWF और मिस्टर मैकमैन ने डिसाइड करा कि वो डूबती हुई WCW को बचाएंगे और उस कंपनी को वो खरीद लेंगे। और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए सेम नाइट पे आते हुए बढ़ते हुए स्टार क्रिस जेरिको ने रॉक को और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को हराया टू बिकम द अनडिस्प्यूटेड WWF चैंपियन, जो कि मैच वेंजेंस 2001 में हमें देखने को मिला। तो इसके बाद बहुत टाइम तक क्रिस जेरिको और आगे के चैंपियंस दोनों बेल्ट्स को साथ में कैरी करते थे, लेकिन WWE को रियलाइज हो गया था कि हमको एक नई चैंपियनशिप चाहिए। और अप्रैल 1, 2002 ऑन मंडे नाइट रॉ, रिक फ्लेयर जो कि स्टोरी लाइन में उस समय WWE के को ओनर की तरह एक्ट कर रहे थे, रिवील करते हैं नई ब्यूटीफुल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और उस टाइम पे बिकॉज ट्रिपल एच चैंपियन बन चुके थे रेसलमेनिया 18 में क्रिस जेरिको को हरा के, तो उनको ये टाइटल हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो ऑफिशियली उस टाइम पे ये नई एटीट्यूड एरा वाली बेल्ट यानी कि बिग ईगल बेल्ट को भी WWE रिटायर कर देती है, और ये ब्यूटीफुल लुकिंग अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जो है वो आ जाती है WWE के अंदर। तो ये जितना भी गैप आया क्रिस जेरिको की विन से लेके इस टाइटल के रिवील होने तक, वो लास्ट फेज था जहां पे WWE में हिस्टोरिकली विंग्ड ईगल बेल्ट एक्टिव थी, लाइव थी इन द कंपनी। तो ओजी बेल्ट के कुछ सालों बाद ये एटीट्यूड एरा बेल्ट चली, लेकिन फिर फाइनली WWF ने इसको रिटायर कर दिया। और फाइनली अब हम बात करते हैं कि इतने सालों बाद 2024 में आखिर WWE को क्या लगा कि वो इस चैंपियनशिप को वापस ले आए हैं। तो सिंपल सी बात ये है, जैसा मैंने आपको बताया, हमेशा से ये बेल्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, सेल काफी करती थी, इसकी रेप्लिका बहुत लोग खरीदते थे। और स्पेशली इस साल में जहां WWE का अब मेन पर्पस बिजनेस है, पैसा बनाना है, उनको लगता है कि ये एक ऐसी मर्चेंडाइज आइटम बन सकती है जो सारी टाइटल रेप्लिका की सेल्स को बीट कर सकती है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है, एक टेस्ट आप समझ सकते हैं, तो वो शायद और भी पुराने टाइटल्स को वापस ला सकते हैं ऑन स्क्रीन, ताकि उसको देख के लोग WWE शॉप पे जाएं और अपने पैसे खर्च के उसको खरीदें। लेकिन सिग्निफिकेंस शायद अब आप समझ गए होंगे कि कोडी रोड्स क्यों आखिर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ही इस चैंपियनशिप को 2024 में लेके आए। बिकॉज हल्क होगन और आंड्रे द जायंट के उस रीमैच में जहां सबसे पहली बार टाइटल रिवील हुआ था, वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के स्पिन ऑफ PLE यानी कि द मेन इवेंट के अंदर ही हुआ था। और कोडी रोड्स को WWE ने सिर्फ इसलिए चुना इस चीज के लिए बिकॉज ऑब्वियसली वो करंट चैंपियन भी है, लेकिन साथ की साथ वो उस ओल्ड स्कूल मेंटालिटी को आज तक फॉलो करते हैं, जैसे वो टाइटल पकड़ते हैं, और स्पेशली उनका जेनरेशनल रीच विद
डस्टी रोड्स के साथ जो लिंक बैठता है। तो ये थी कहानी विंग्ड ईगल चैंपियनशिप की कि आखिर कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने इसको कंट्रोवर्शियली इंट्रोड्यूस करा कंपनी के अंदर एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे उनको चेंज चाहिए था एक डिजाइन में जो लोगों के साथ रिलेट कर सके, और ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैसे उन्होंने उसको अपडेट करा, थोड़ा बहुत ट्वीक किया ताकि वो अपनी एरा में चेंजेस दिखा सकें और उस चैंपियनशिप की वैल्यू को मेंटेन भी कर सकें। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें भाई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।